नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपी पीजीटी कॉमर्स का क्वेश्चन पेपर जो कि हुआ था अगस्त 2021 में। इसमें टोटल 125 क्वेश्चंस हैं कॉमर्स सब्जेक्ट के। इनमें से जो क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनमें एनालिसिस की रिक्वायरमेंट होगी उनको एनालाइज किया जाएगा और जो डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं उनके सही आंसर्स बताए जाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक्सेस ऑफ फेस वैल्यू ओवर इशू प्राइस ऑफ ए शेयर इज कॉल्ड। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, डिस्काउंट। फेस वैल्यू अगर किसी शेयर की 10 रुपये है, यानी कि 10 रुपये का शेयर है, उसका इशू प्राइस अगर 8 रुपये है, मतलब वो 8 रुपये में इशू कर दिया जाए, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 रुपये की इस पर डिस्काउंट दी गई है। तो ये सही जवाब इसका हुआ। हालांकि कंपनीज एक्ट 2013 के मुताबिक कोई कंपनी अपने शेयर डिस्काउंट पे इशू नहीं करेगी। शेयर या तो एट पार पे इशू कर सकती है कोई कंपनी, या एट प्रीमियम पे इशू कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्केलर चेन प्रिंसिपल हैड बीन गिवन बाय। स्केलर चेन प्रिंसिपल दिया है हेनरी फेयोल ने, बी इसका सही जवाब है। हेनरी फेयोल ने टोटल 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं मैनेजमेंट के, उन्हीं में से एक है स्केलर चेन। नेक्स्ट है, इन व्हाट ऑर्डर डू मैनेजर्स परफॉर्म द मैनेजरियल फंक्शंस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। एनसीईआरटी की बुक में मैनेजमेंट के हालांकि डिफरेंट थिंकर्स ने डिफरेंट फंक्शंस दिए हैं। एनसीईआरटी की बुक में 5 फंक्शंस दिए हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, ये 4 फंक्शन की यहाँ पे बात है, ये इसका सही सीक्वेंस है। ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म द एसेट ऑफ फर्म आर ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट एट देयर, और इसका सही जवाब है बुक वैल्यू। बुक वैल्यू पे ट्रांसफर की जाती हैं, चाहे एसेट्स हों चाहे लाइबिलिटीज हों, रियलाइजेशन अकाउंट में डिसोल्यूशन के समय। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन एग्रीकल्चर इनकम। इनकम टैक्स के मुताबिक एग्रीकल्चरल इनकम में इनमें से किसको शामिल नहीं किया जाता है। सही जवाब है ऑप्शन सी, इनकम फ्रॉम परचेजिंग ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप। बाकी जो तीनों हैं इनको एग्रीकल्चर इनकम माना जाता है। इंडियन इनकम टैक्स में व्यवस्था है कि जो एग्रीकल्चर इनकम है, खेती से जो आय है, वो पूरी तरह कर मुक्त है, टैक्स फ्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन शेयर्स आर फॉरफिटेड शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड बाय। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कॉल्ड अप अमाउंट ऑफ द शेयर्स। शेयर का जो कॉल्ड अप अमाउंट है उससे शेयर कैपिटल को डेबिट कर दिया जाता है जब कंपनी शेयर्स को फॉरफिट करती है, अगर शेयर होल्डर्स ने कॉल समय पर अदा नहीं की हो तो, और कंपनी के आर्टिकल्स ऐसा अलाउ करते हो तब। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू माल्थसियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन, और जो गिवन ऑप्शन में इनमें से सही जवाब है ऑप्शन सी, पॉपुलेशन इंक्रीजेज ज्योमेट्रिकली। माल्थस ने एक थ्योरी दी पॉपुलेशन की, जनसंख्या सिद्धांत, थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन। इसमें इनका कहना था कि पॉपुलेशन इंक्रीज करती है ज्योमेट्रिकली, जबकि जो फूड क्रॉप्स होते हैं वो इंक्रीज करते हैं अर्थमेटिकली, और इस वजह से फूड पे प्रेशर बन जाता है पॉपुलेशन बढ़ने के साथ। नेक्स्ट है, with the help of the following information calculate provisions for bad and doubtful debt। bad and doubtful debts के लिए इसमें कैलकुलेशन है, हमें बताना है कि प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट क्या होगा। देखिए, प्रोविजन होता क्या है, बिजनेस में जब आने वाले समय में किसी लॉस की या किसी खर्चे की संभावना होती है और उसकी संभावना मजबूत होती है कि वो होना ही है, केवल उसका अमाउंट सर्टेनिटी के साथ नहीं पता रहता है, तो ऐसे होने वाले लॉसेस के लिए या एक्सपेंसेस के लिए पहले से ही बिजनेसमैन प्रोविजन बना लेते हैं अकॉर्डिंग टू कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट की अवधारणा के अनुसार आने वाले लॉसेस के लिए वो पहले से ही व्यवस्था कर लेते हैं। पहले से व्यवस्था करने को ही प्रोविजन कहा जाता है। अब व्यवस्था करते हैं उन लॉसेस के लिए जो संभावित हैं, तो हमें इनमें से कैलकुलेशन करनी है कौन से संभावित लॉस हैं। पहला है 3200 बेड टू बी रिटर्न ऑफ, तो ये तो बेड रिटर्न ऑफ करने ही है, यानी कि कंफर्म बेड है, इनमें संभावना वाली बात नहीं है, कंफर्म बेड है, डूब गया है पैसा, जो डेटर एम पे था।
आगे कह रहे हैं डेटर एन पे 8,000 रुपए हैं और उससे एक्सपेक्टेशन है कि केवल 70% ही मिलेगा। एक्सपेक्टेशन है, उम्मीद है, श्योरिटी नहीं है। तो इसका मतलब इतना तो उम्मीद है हमें, तो इसका मतलब जो बाकी 30% है वो डूब सकता है। तो 8,000 का 30% कैलकुलेट करेंगे, वो आ जाएगा यहाँ पे 2,400। फिर उसके बाद देखेंगे डेटर ओ, इस पे हमारे 6,000 रुपए हैं और इससे एक्सपेक्टेशन है केवल 60% मिलने की, यानी कि यहाँ पे भी 40% डूबने की संभावना हो गई। तो 6,000 का 40% ये भी हो जाएगा 2,400। इसके बाद है डेटर पी। डेटर पी पे 4,000 रुपए हैं। इसके बारे में बताया कि फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही पुअर है, वेरी पुअर, नो रिकवरी इज लाइकली। अब पुअर है, रिकवरी की संभावना नहीं है। हालांकि इसमें ऐसा श्योर नहीं है कि मिलेगी ही नहीं, अभी तक उन्होंने बैड नहीं माना है इसको, तो हो सकता है कुछ मिल जाए, लेकिन क्योंकि वेरी पुअर है तो अब रिकवरी की संभावना मुश्किल है, यानी कि डाउट में चला गया, तो ये भी डाउटफुल है। तो जो चीजें डाउटफुल होती हैं उनके लिए बनाते हैं प्रोविजन। इन तीनों को टोटल कर देंगे और ये हो जाएगा हमारा 8,800, 8,800। तो 8,800 का हमें प्रोविजन बनाना पड़ेगा, पहले से ही व्यवस्था करनी पड़ेगी अपने लाभों में से। इसलिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 8,800। नेक्स्ट है 9th, अगेन फिर ये न्यूमेरिकल लग रहा है। ऑन 31 मार्च 2019 टोटल डेटा है 25,000 के एंड बेड डेट है 1,000। सो इफ रेट ऑफ डिस्काउंट ऑन डेटर इज 2% and the rate of provision for bad debt is 5%, then the amount of discount on debtor will be। अब ये डिस्काउंट ऑन डेटर होता क्या है? देखिए, डिस्काउंट ऑन डेटर का मतलब है कि डेटर्स को कितना डिस्काउंट देना पड़ सकता है। डेटर को डिस्काउंट कब देना पड़ता है? जब हम डेटर से पैसा उगाना चाहते हैं और हम उनको आकर्षण दे सकते हैं कि आप जल्दी पेमेंट कर दोगे तो हम आपको डिस्काउंट दे देंगे। अब ऐसी डिस्काउंट हम कितने डेटर्स पे दे सकते हैं, ये हमें यहाँ पे निकालना है। टोटल डेटर हमारे 25,000 है, उनमें से ये कह रहे हैं 1,000 बेड हैं, तो बेड को तो हटा ही दीजिए, जो बेड है डूब गया उसको तो डिस्काउंट ही क्या देंगे हम। तो हमारे पास बच गए 24,000। अब इस 24,000 में भी आगे इन्होंने कहा है कि जो डिस्काउंट का रेट है वो 2% है और जो बेड डेट का प्रोविजन का रेट है वो 5% है। अब कभी भी हमेशा जो प्रोविजन फॉर बेड डेट है पहले वो घटाया जाता है, क्योंकि प्रोविजन फॉर बेड डेट का मतलब है कि ये वो डेट हैं जिनकी बेड होने की संभावना है, डाउटफुल डेट है ये। तो प्रोविजन बनाएंगे इनके लिए। प्रोविजन यानी कि पहले से ही व्यवस्था करेंगे। व्यवस्था करने का मतलब है पहले से ही लॉस मान लेंगे इसको कि ये भी डूब सकता है। तो 24,000 में से 5% पहले घटाएंगे, जो कि हो जाएगा इसका 1,200। 1,200 घटाने के बाद इसका अमाउंट हमारे पास बच जाएगा 22,800। ये जो 22,800 है, अब ये वो डेटर हैं जिनमें न कोई डाउट नहीं है, क्योंकि जो बेड थे वो भी घटा दिए हमने पहले, और जिन पे डाउट था, जिनके लिए हम प्रोविजन बनाते हैं बेड डेट्स के लिए, वो डाउटफुल डेट होते हैं, उसको भी हमने घटा दिया। तो ये अब जो डेटर बन गई, इनको कहा जाता है गुड डेटर्स, अच्छे डेटर। इनमें हमें डाउट नहीं है कि ये पैसा नहीं मारेंगे, लेकिन हमें इनसे जल्दी कैश लेना है तो इनको हम एक आकर्षण देंगे कि भी हम आपको डिस्काउंट दे सकते हैं। इस 22,800 पे हम डिस्काउंट देंगे 2% का, तो 22,800 पे 2% डिस्काउंट लगाएंगे हम। ये हो जाएगा 456 और सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। डेटर से कलेक्शन, क्या इसका इंपैक्ट पड़ेगा यह बताना है इसमें। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, हैज नो इफेक्ट ऑन करंट रेशियो। करंट रेशियो पे इसका कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं। कारण क्या है? क्योंकि जब हम कलेक्शन करेंगे डेटर से, और करंट रेशियो जो होता है वो होता है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। अब ये जितना भी रेशियो है इस पे हम चेक करके देखें कि अगर डेटर से हम कुछ कलेक्ट करते हैं तो डेटर से कलेक्ट करने का मतलब है कि डेटर से कैश आ जाएगा। जब हम कलेक्ट करेंगे तो डेटर कम हो जाएंगे, कैश बढ़ जाएगा। कैश भी करंट एसेट है, डेटर भी करंट एसेट है, तो एक करंट एसेट घटेगी दूसरी बढ़ेगी, तो करंट एसेट एज इट इज रहेंगी। और करंट लायबिलिटी पे इसका कोई प्रभाव पड़ेगा ही नहीं। इस घटना का यहाँ पे करंट लायबिलिटी इन्वॉल्व भी नहीं है, तो इसका मतलब इन दोनों पे ही कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब दोनों पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तो इनके रेशियो पे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन विच एक्सपर्ट असिस्टेंस इज अवेलेबल टू लाइन मैनेजर्स इज कॉल्ड। जब लाइन मैनेजर्स को असिस्टेंस मिलता है एक्सपर्ट का, तो वो जो टाइप होता है ऑर्गेनाइजेशन का उसको कहा जाता है लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन।
लाइन ऑफिसर जो होते हैं ये डायरेक्ट ऑफिसर होते हैं जो आदेश देके काम कराते हैं। स्टाफ ऑफिसर्स जो होते हैं ये लाइन ऑफिसर्स को एक्सपर्ट एडवाइस देते हैं। ये एक्सपर्ट होते हैं, ये आदेश नहीं देते किसी को, ये सलाह देते हैं लाइन ऑफिसर्स को। नेक्स्ट है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो किस टाइप का रेशियो है? तो इसका सही जवाब है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो एक एक्टिविटी रेशियो है। इसको एक्टिविटी रेशियो या परफॉर्मेंस रेशियो कहते हैं, क्योंकि यह ये बताता है कि संस्था की जो एक्टिविटी है वो कितने अच्छे तरीके से परफॉर्म की जा रही है। नेक्स्ट है 13, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए टेक्निक ऑफ बिजनेस फोरकास्टिंग। अब इनमें से बिजनेस फोरकास्टिंग की टेक्निक नहीं है ऑप्शन बी वेरिएंस एनालिसिस, क्योंकि इसमें विचरण का एनालाइज केवल किया जाता है, करंट सिचुएशन का एनालाइज करते हैं। फोरकास्ट होता है जब हम फ्यूचर के बारे में कुछ एस्टिमेट करते हैं, तो टाइम सीरीज एनालिसिस में हम फोरकास्ट कर सकते हैं फ्यूचर के टाइम के लिए, प्रीवियस जो टाइम है उसके बेस पे एनालाइज करते हुए फ्यूचर के बारे में आइडिया लगाते हैं। रिग्रेशन में भी हम फ्यूचर के बारे में डेटा जान सकते हैं, एस्टिमेट कर सकते हैं। इनपुट आउटपुट एनालिसिस से भी हम आउटपुट का अंदाजा लगा सकते हैं फ्यूचर के लिए। तो ये बिजनेस फोरकास्टिंग की टेक्निक बी नहीं है, सही जवाब बी है। नेक्स्ट हो जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम इज ए। सिक्योरिटी प्रीमियम है एक। अब सिक्योरिटी प्रीमियम क्या है? सिक्योरिटी प्रीमियम है एक कैपिटल रिसीप्ट, रेवेन्यू रिसीप्ट होती हैं जो संस्था के लिए मेजर इनकम होती है, सोर्स ऑफ इनकम होती है। सिक्योरिटी प्रीमियम बाई चांस प्राप्त होता है जब कभी शेयर इशू होते हैं, रूटीन इनकम नहीं है किसी संस्था के लिए, तो ये एक पूंजीगत प्राप्ति समझी जाती है। नेक्स्ट ब्रेक इवन पॉइंट इज। ब्रेक इवन पॉइंट है, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए वेयर टोटल रेवेन्यू इक्वल्स टोटल कॉस्ट। ब्रेक इवन पॉइंट यह वो पॉइंट होता है किसी प्रोडक्शन एक्टिविटी का या किसी सेलिंग एक्टिविटी का जिस पॉइंट पे हम जितना सेल करते हैं या प्रोडक्शन करते हैं उससे केवल हम अपनी टोटल कॉस्ट को ही कवर कर पाते हैं, कोई प्रॉफिट ना होता है, ना लाभ ना हानि। नेक्स्ट है 16th, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स कैलकुलेट टैक्सेबल इनकम ऑफ ए एज्यूमिंग दैट ही इज अ नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट। ए की टैक्सेबल इनकम हमें पता करनी है ये मानते हुए कि वो एक नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, मतलब वो रेजिडेंट तो है लेकिन नॉट ऑर्डिनरी है, साधारण नहीं है। दरअसल टैक्स जब इम्पोज किया जाता है किसी पर्सन पे, तो इंडिया के टैक्सेशन सिस्टम में ये व्यवस्था है कि उस पे जो टैक्स होता है हम उसकी कौन सी इनकम पे टैक्स लगाएंगे, ये डिपेंड करता है इस बात पे कि वो भारत का रेजिडेंट है, निवासी है, या नॉन रेजिडेंट है, अनिवासी है। और रेजिडेंट जो होता है वो भी दो तरीके का हो सकता है, क्या वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, सामान्य निवासी है, या वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, असामान्य निवासी है। तो यहाँ पे जो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है उसकी इनकम कौन कौन सी चीजें उसकी इनकम में शामिल होती हैं, हमें इस चीज का पता लगाना है। तो इस केस में रिसीव्ड ₹1000 इन इंडिया विच एक्रूड इन इंग्लैंड। अगर कोई इनकम भारत में प्राप्त हो रही है, चाहे वो एक्रू कहीं भी हो, तो उस पर टैक्स लगेगा। दूसरा ₹2000 अर्नड इन इंडिया बट रिसीव्ड इन इंग्लैंड। अगर कोई भारत में इनकम कमाई गई है, चाहे वो प्राप्त कहीं गई हो, कहीं भी की गई हो, तो इन दोनों पे टैक्स लगेगा। तो 1000 प्लस 2000 ये टोटल में लाकर के इसकी 3000 पे टैक्स लग जाएगा, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी ₹3000। नेक्स्ट देखेंगे 17th, द कॉज ऑफ इंक्रीज इन कॉस्ट पर यूनिट अंडर प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग के तहत कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज होने का कारण क्या इनमें से होगा? तो सही जवाब है ऑप्शन बी नॉर्मल वेस्टेज। जब कोई नॉर्मल वेस्टेज होती है प्रोसेसिंग किसी एक्टिविटी को प्रोसेस करने के दौरान, तो जो नॉर्मल वेस्टेज होती है वो टोटल कॉस्ट का हिस्सा बन जाती है, जुड़ जाती है, और बाद में कॉस्ट पर यूनिट को वो बढ़ा देती है, नॉर्मल वेस्टेज। नेक्स्ट है द बैड डेट दैट हैव बीन रिटर्न ऑफ। ऐसे बैड डेट जिनको राइट ऑफ किया जा चुका है, इफ रिकवर्ड सब्सिक्वेंटली देन दे आर क्रेडिटेड टू। बाद में अगर वो रिकवर हो जाते हैं तो उनको कहां क्रेडिट किया जाएगा? तो जब कोई डेट बैड हो जाता है, डूबता है पैसा, तो उसको हम डेबिट करते हैं P&L अकाउंट में लॉस मान करके लिए, और अगर डूबा हुआ पैसा रिकवर हो जाता है तो वो फिर से फ्रेश प्रॉफिट की तरह बन जाता है हमारे लिए, और इसलिए उसको क्रेडिट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा।
नेक्स्ट है 19th, कन्वर्ट द एनुअल ट्रेंड इक्वेशन। एनुअल ट्रेंड इक्वेशन दी है, ये अगेन न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, जहां पे हमें बताया है कि y बराबर है 30 प्लस 3.6x इंटू मंथली ट्रेंड इक्वेशन। तो ये जो ट्रेंड है ये एनुअल है, हमें इसको मंथली ट्रेंड में बदलना है। तो मंथली ट्रेंड इक्वेशन बनाने के लिए इसको महीनों की संख्या से डिवाइड कर देंगे, 12 से डिवाइड कर देंगे। तो 30 को 12 से डिवाइड कर देंगे, 3.6 को 12 से डिवाइड कर देंगे, x को 12 से डिवाइड कर देंगे। कुल मिलाकर के 30 को जो 12 से डिवाइड करेंगे तो 30/12 करेंगे तो ये आ जाएगा 2.5। तो यहाँ पे तो ये दोनों में, इन तीन में 2.5 आ रहा है। फिर उसके बाद 3.6 को और x को 12 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू हमें पता नहीं है, इसलिए 12 गुना 12 यानी कि ये हो जाएगा 144, 144। 3.6 को 144 से 144 से डिवाइड करेंगे तो 30 को 12 से डिवाइड करेंगे 12 से, ये आ जाएगा 2.5। और 3.6 को 144 से 12 गुना 12 से डिवाइड करेंगे 3.6 को, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.025। तो 25, ये सॉरी 2.5 प्लस 0.025, x एज इट इज रहेगा, इसकी वैल्यू पता ही नहीं है। तो इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 2.5 प्लस 0.025x। नेक्स्ट देखेंगे, द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग ए कोर्स ऑफ एक्शन आउट ऑफ अल्टरनेटिव कोर्सेज टू सॉल्व ए प्रॉब्लम इज नोन एज। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, डिसीजन मेकिंग। जब हम सिलेक्ट करते हैं किसी कोर्स ऑफ एक्शन को तो इसका मतलब वी हैव टू डिसाइड, हम डिसाइड कर रहे हैं, तो ये डिसीजन मेकिंग हो गया। नेक्स्ट है 21, इफ प्राइम कॉस्ट इज 20,000, अगर प्राइम कॉस्ट 20,000 रुपये है, फैक्ट्री ओवरहेड इन 25% ऑफ प्राइम कॉस्ट, इन ऑफिस ओवरहेड आर 80% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड, देन ऑफिस कॉस्ट वुड बी। तो ऑफिस कॉस्ट में ऑफिस तक के सारे खर्चे जुड़ जाते हैं फैक्ट्री से लेकर के। तो प्राइम कॉस्ट हमारे पास दी हुई है उन्होंने 20,000, फिर उन्होंने कहा है कि फैक्ट्री ओवरहेड है 25% ऑफ प्राइम कॉस्ट, तो प्राइम कॉस्ट 20,000 का 25% निकाल लें, ये आ जाएगा 5,000। ऐसा जोड़ करके हमारे पास फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगी। अब इसके बाद उन्होंने कहा है कि ऑफिस ओवरहेड को जोड़ देंगे ऑफिस कॉस्ट निकालने के लिए। तो ऑफिस ओवरहेड है 80% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड अभी हमने कैलकुलेट किए 5,000 का 80% निकाल लेंगे, इसका 80% आ जाएंगे 5,000 का 80% 4,000। अब इन सभी को टोटल कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये ऑफिस कॉस्ट आ जाएगी, ये आ जाएगी 29,000, और इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 29,000 रुपीज। नेक्स्ट देखेंगे, द मेजर बेस्ड ऑन ईच वैल्यू ऑफ सीरीज। क्या होगा इनमें से ऐसा मेजर जो सीरीज की हर वैल्यू पे बेस होता है, हर एक वैल्यू को जिसमें शामिल करते हैं जिसकी कैलकुलेशन में, इसको क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, स्टैंडर्ड डेविएशन। नेक्स्ट है, इफ टोटल प्रोडक्शन इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन वेरिएबल फैक्टर इट इज कॉल्ड। अगर टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज कर जाता है वेरिएबल फैक्टर में इंक्रीज करने से, तो इसको क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब है लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। इसको, ये जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है उसमें लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न में ये आता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट नहीं है? तो गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन सी, मैनेजरियल अकाउंटिंग इंक्लूड्स डिटेल्स ऑफ क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन ओनली। तो ये ओनली वर्ड ये गलत हो गया, यहाँ पे क्वांटिटेटिव के अलावा क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन की भी जरूरत पड़ती है मैनेजरियल अकाउंटिंग, क्योंकि ये मैनेजरियल अकाउंटिंग जो होती है वो मैनेजर्स को डिसीजन लेने में मदद करने के लिए हेल्पफुल इंफॉर्मेशन देती है। वो इंफॉर्मेशन क्वांटिटेटिव भी हो सकती है, क्वालिटेटिव भी हो सकती है। तो ये इसका गलत जवाब था, बाकी तीनों सही हैं। नेक्स्ट देखेंगे, इन केस ऑफ 3 एट्रीब्यूट्स द टोटल नंबर ऑफ क्लासेस विल बी। एट्रीब्यूट जब 3 होंगे तो टोटल नंबर ऑफ क्लास कितने हो जाएंगे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, अगर 3 एट्रीब्यूट होंगे तो 3 की पावर 3, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 27। 25 का ए सही जवाब होगा 27। नेक्स्ट है, द बेसिस ऑफ टैक्स फॉर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इज। अब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की इनकम पे जब टैक्स लगाते हैं तो उसका बेस क्या होता है, किस इनकम पे लगाते हैं टैक्स? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, एनुअल वैल्यू पे लगाते हैं। एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करते हैं पहले हाउस की, और उस वैल्यू पे टैक्स इंपोज किया जाता है। नेक्स्ट है,
इफ पर्सनल इनकम इज 62,000, अगर पर्सनल इनकम व्यक्तिगत आय लोगों की 62,000 रुपये है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट 400 है, कॉर्पोरेट टैक्स 1000 है, ट्रांसफर पेमेंट 2000 है, देन नेशनल इनकम विल बी, तो राष्ट्रीय आय क्या होगी। तो गिवन ऑप्शंस में से सही जवाब है, इसका भी कैलकुलेशन करना होगा। सही जवाब इसका ऑप्शन बी है 61,400, और इसको कैलकुलेट किया जाएगा कि जो व्यक्तिगत आय है वो 62,000, ये व्यक्तियों के पास तक पहुंची, लोगों के पास। इसमें से 400 इनकम ऐसी है जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया है, यानी कि कंपनीज को कोई इनकम हुई, उसने लोगों को आगे डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, लेकिन इनकम तो वो भी है, तो नेशनल इनकम में वो भी जुड़ जाएगी। कॉर्पोरेट टैक्स 1000 है, तो कॉर्पोरेट टैक्स होता है कंपनी जब इनकम कमाती हैं तो उस पर टैक्स पे करती हैं सरकार को, तो नेशनल इनकम में तो वो इनकम मानी जाएगी, लेकिन पर्सन के पास वो नहीं पहुंचती है, तो पर्सनल इनकम का हिस्सा नहीं है। कंपनी की इनकम जितनी भी हुई इसमें से 1000 उसने टैक्स के रख लिए, 400 बांटे नहीं, 62,000 बांट दिए, लोगों के पास पहुंच गए, तो ये तीनों ही मिलाकर के नेशनल इनकम है। आगे कह रहे हैं कि ट्रांसफर पेमेंट 2000। ट्रांसफर पेमेंट ऐसी पेमेंट होती है जो किसी के लिए इनकम नहीं है, केवल एक पक्ष से दूसरे पक्ष तक ट्रांसफर होकर पहुंचती हैं। तो ये एक व्यक्ति के पास जैसे सब्सिडी मिली सरकार से किसी को, तो ये ट्रांसफर इनकम है, तो लोगों के हाथ में तो इनकम हो गई, लेकिन देश के लिए इनकम नहीं है, नेशनल इनकम नहीं है, तो ये माइनस की जाएगी। तो इसलिए 62,000 में 400, 1000 ये प्लस हो जाएंगे और 2000 माइनस हो जाएंगे। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रीमियम पेड ऑन ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी ऑफ पार्टनर्स। पार्टनर्स ने ज्वाइंट लाइफ पे पॉलिसी ली हुई है, सारे पार्टनर्स की लाइफ पे ज्वाइंट पॉलिसी, तो उसको उसका ट्रीटमेंट क्या होगा। तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन डी, डेबिटेड टू P&L अकाउंट, क्योंकि ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी ली है पार्टनर्स ने जो कि फर्म के लिए होती है, इसलिए उस पर कोई प्रीमियम पे किया जाएगा तो वो फर्म का खर्चा होता है, और फर्म का खर्चा होता है तो फर्म के P&L अकाउंट में डेबिट किया जाता है। डी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट है 29, इसमें पूछा है फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन अमंग्स पीपल ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट एट डिफरेंट लेवल। अलग अलग डिपार्टमेंट में और अलग अलग लेवल पे लोग काम कर रहे हैं, उनके बीच में इंफॉर्मेशन का फ्लो किस टाइप का कम्युनिकेशन है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, इसको कहा जाएगा डायगोनल कम्युनिकेशन, विकर्णी संप्रेषण। नेक्स्ट है एज पर सेबी गाइडलाइंस ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स द एप्लीकेशन मनी शुड नॉट बी लेस देन। अब यहां पे हमें पूछा है सेबी की गाइडलाइंस के मुताबिक एप्लीकेशन मनी किससे कम नहीं होना चाहिए, तो गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन डी, 25% ऑफ द इश्यू प्राइस ऑफ द शेयर्स। देखिए जो कंपनीज एक्ट है, कंपनीज एक्ट कहता है कि शेयर्स की जो फेस वैल्यू है उसका 5% से कम नहीं होना चाहिए, फेस वैल्यू, ये कंपनीज एक्ट कहता है। और सेबी कहता है कि जो इश्यू प्राइस है उसके 25% से कम नहीं होना चाहिए, तो इसमें क्लियरली सेबी के बारे में पूछा है, तो 25% इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है हु इज नोन एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट का फादर किसको माना जाता है, ऑप्शन सी फ्रेडरिक विंसलो टेलर, FW टेलर को साइंटिफिक मैनेजमेंट का फादर माना जाता है। नेक्स्ट है अर्थमेटिक मीन ऑफ ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 5, इफ ईच फ्रीक्वेंसी इज मल्टीप्लाइड बाई 5 द अर्थमेटिक मीन विल बी। तो अर्थमेटिक मीन अभी भी बना रहेगा 5 ही, ये इसका सही जवाब होगा, क्योंकि हर एक फ्रीक्वेंसी को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फ्रीक्वेंसीज का टोटल वो सबका टोटल भी 5 से मल्टीप्लाइड ऑटोमेटिकली हो जाएगा, और इसलिए जब लास्ट में कैलकुलेट करेंगे तो फिर वही इसका जवाब आ जाएगा। नेक्स्ट है ए कंपनी कैन नॉट रिडीम इट्स डिवेंचर्स। एक कंपनी अपने डिवेंचर्स को रिडीम नहीं कर सकती है, किस तरीके से, इसमें ये खाली पूछा है, बाकी तरीकों से कर सकती है, एक जिससे नहीं कर सकती है वो हमें पहचानना है। तो आउट ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस, देखिए लॉसेस में तो कुछ होता ही नहीं, उससे कहां से करेंगे। जब कंपनी डिवेंचर्स को रिडीम करती है तो उसको पैसे का अरेंजमेंट करना है, वो पैसे का अरेंजमेंट कहां से हो सकता है, ये इसमें बात है। तो लॉस से तो कोई अरेंजमेंट होगा नहीं, बाकी तीनों से हो सकता है, पुराने प्रॉफिट से, उनसे पैसा इकट्ठा रहता है उससे रिडीम कर सकते हैं, ओन डिवेंचर्स को मार्केट से परचेज कर सकते हैं, अगर हमारे पास कैश है तो अपने डिवेंचर मार्केट से खरीदेंगे, उनको कैंसिल कर देंगे, इस तरीके से रिडेम्पशन कर सकते हैं, और कन्वर्ट कर सकते हैं डिवेंचर्स को शेयर्स में। तो बी इसमें सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है सेक्युलर ट्रेंड कैन नॉट बी मेजर्ड बाई। अब सेक्युलर ट्रेंड को मेजर नहीं कर सकते हैं किस चीज से, तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन सी, वेटेड एवरेज मेथड से सेक्युलर ट्रेंड को मेजर नहीं किया जा सकता है। सेक्युलर ट्रेंड होता क्या है, सेक्युलर ट्रेंड होता है कि जब डेटा
कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हो सेम डायरेक्शन में एक फॉरसिएबल फ्यूचर के लिए। अब ये कंटिन्यूअसली यानी कि एक तरफ वन डायरेक्शन में सेम डायरेक्शन में कंटिन्यू मूव कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में कंटिन्यू मूव कर सकते हैं। हालांकि सेम डायरेक्शन में ये न्यूट्रल भी रह सकते हैं, पॉजिटिव भी रह सकते हैं, नेगेटिव भी रह सकते हैं, लेकिन खास बात है को डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, तो उसको सेकुलर ट्रेंड कहते हैं। नेक्स्ट है हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट, ये इन्वेंट्री से रिलेटेड है, इन्वेंट्री इशू से रिलेटेड। मेथड ऑफ इशू मटेरियल इज यूजफुल व्हेन, कब ये ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, तो ये मेथड तब महत्वपूर्ण होता है कि जब ये कोई जैसे लीफो और फीफो होते हैं, लास्ट एंड फर्स्ट आउट, फर्स्ट एंड फर्स्ट आउट, जब महंगाई या मंदी आ रही है, तो जब एक स्पेसिफिक ट्रेंड होता है तब तो हम ये समझ पाएंगे कि लीफो ज्यादा फायदेमंद है कि फीफो ज्यादा फायदेमंद है। लेकिन जब कोई ये ट्रेंड ही ना हो, कभी रेट बढ़ जाते हो और कभी रेट घट जाते हो, तो ऐसे केस में हीफो मेथड अच्छा रहता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, प्राइस ऑफ मटेरियल इज फ्लक्चुएटिंग, जब फ्लक्चुएट कर रहे हो प्राइस काफी ज्यादा, तो ऐसे केस में जो महंगा सामान होता है उसको पहले निकाल देते हैं ताकि सस्ते वाला जो सामान है वो हमारी इन्वेंट्री में बना रहे। तो इसका सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टेक्निक ऑफ बिजनेस फॉरकास्टिंग, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक पहले भी आ चुका है, हालांकि ये टेक्निक से अलग है। बिजनेस फॉरकास्टिंग की कोई एक टेक्निक नहीं है, ढेरों टेक्निक है, ना कोई फिक्स इनकी लिमिट है कि भाई ये 10 या 12 टेक्निक कितनी भी हो सकती हैं। बिजनेस फॉरकास्टिंग का मतलब हो गया व्यवसाय की एक्टिविटीज के बारे में पूर्व अनुमान लगाना। तो पूर्वानुमान लगाने के लिए हम जो कुछ भी तरीका अपना सकते हैं वो सब टेक्निक होंगे, हमें बताना है कौन सी टेक्निक नहीं है। तो गिवन ऑप्शंस में जो ऑप्शन से जब इनको देखेंगे तो इनमें से ऑप्शन बी सही नहीं है, क्योंकि प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, केवल हम इनको प्रेजेंट करेंगे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो पास्ट में जो इन्फॉर्मेशन हो चुकी है उनके रिकॉर्ड होते हैं, तो पास्ट की इंफॉर्मेशन दिखेगी हमें खाली। बाकी बजटिंग, कॉस्ट स्टैंडर्ड डिटरमाइन करना, प्रॉफिट का प्लान करना, ये सब फ्यूचर से रिलेटेड है, तो ये बिजनेस फॉरकास्टिंग की टेक्निक है, जबकि बी नहीं है, तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द अजम्पशन ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन डिमांड थ्योरी, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम डिमांड थ्योरी में उसका इनमें से कौन सा अजम्पशन नहीं है। देखिए डिमांड थ्योरी यानी कि जो थ्योरी ऑफ डिमांड है, कंज्यूमर की डिमांड और प्राइस का रिलेशन उसमें देखा जाता है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब है ऐसी सिचुएशन जिसमें कंज्यूमर मैक्सिमम बेनिफिट की सिचुएशन में हो, यानी कि पॉसिबल मैक्सिमम ऑप्टिमम सिचुएशन जब उसके लिए होगी तो कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम कहा जाता है। अब इस थ्योरी की इनमें से जो अजम्पशन है कौन सा नहीं है ये पहचानना है। तो ये तीनों ही इस थ्योरी की एजम्पशन है, ट्रांजिटिविटी, ऑप्टिमम सेटिस्फैक्शन, कंज्यूमर चॉइस आर कंसिस्टेंट। हम तभी इसको थ्योरी को आगे बढ़ा पाते हैं जब इनको हम एजम्पशन मान के चलते हैं, तो इसलिए इसमें डी सही जवाब हो जाएगा, नम ऑफ दीज। नेक्स्ट है इन अकाउंटिंग सिस्टम दैट डज नॉट टेक इनटू कंसिडरेशन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड एक्रूड इनकम्स फॉर कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट। अब अकाउंटिंग का ऐसा सिस्टम जिसमें आउटस्टैंडिंग और एक्रूड को शामिल ना किया जाता हो प्रॉफिट निकालने में, तो वो कैश सिस्टम होगा। इसमें केवल कैश को ही शामिल किया जाता है, कैश रिसीप्ट और कैश पेमेंट को ही हम जो कैश में खर्चे किए हैं उनको खर्चा मानेंगे, जो कैश में इनकम है उसको इनकम मानेंगे, और कैश सिस्टम होता है अकाउंटिंग का। अकाउंटिंग दो तरीके से हो सकती है, ऑन द बेसिस ऑफ कैश सिस्टम, और दूसरा होता है एक्रूअल सिस्टम। एक्रूअल को मर्केंटाइल सिस्टम भी कहते हैं। जो एक्रूअल सिस्टम जो होता है उसमें हम इन सब का ध्यान रखते हैं, आउटस्टैंडिंग का भी और एक्रूड का भी। तो कैश इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एट्रीब्यूट अंडर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में कौन सा इनमें से एट्रीब्यूट नहीं है। देखिए एट्रीब्यूट का मतलब होता है कोई फीचर, क्वालिटेटिव फीचर, कोई क्वालिटी किसी चीज की जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हो, खास बात होती है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं वो एट्रीब्यूट होता है, तो जो काउंटेबल नहीं है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, हाइट। हाइट जो है वो काउंटेबल है, 5 फीट 5.4 इंच ऐसा करके हम हाइट को तो माप सकते हैं, तो ये तो एक क्वांटिटेटिव फीचर है। बाकी ये क्वालिटेटिव फीचर है, डीपनेस, ब्यूटी, ब्लाइंडनेस, इनको हम माप नहीं सकते हैं, हाँ रैंक कर सकते हैं इनको। तो इस ये एट्रीब्यूट है और सी नहीं है, सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है 40th, इन द एब्सेंस ऑफ एन अग्रीमेंट रिटायरिंग पार्टनर शेयर इन द फर्म विल बी परचेज्ड बाय द रिमेनिंग पार्टनर्स इन द। तो जब कोई एग्रीमेंट ही नहीं है और रिटायरिंग पार्टनर अगर फर्म को छोड़ के जाता है तो बचे हुए पार्टनर्स उसकी गुडविल को किस रेशियो में लेंगे, ये पूछा है। तो जो उनका एग्जिस्टिंग प्रॉफिट रेशियो है, एग्जिस्टिंग प्रॉफिट रेशियो उसमें लेंगे।
वो एग्जिस्टिंग प्रॉफिट रेशियो इक्वल भी हो सकता है, वो कोई और भी हो सकता है, 3:4 भी हो सकता है, 5:4 भी हो सकता है, जो उनका एग्जिस्टिंग रेशियो उसमें लिया जाएगा। तो 20 का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज कंसर्न विद ईओक्यू। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का जो कंसेप्ट है वो किससे संबंधित है? तो इसमें सही जवाब है ऑप्शन बी, टेक्निक ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री कंट्रोल की जो टेक्निक है उसमें इसकी जरूरत पड़ती है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ये ऑर्डर की वो क्वांटिटी होती है जो सबसे इकोनॉमिक होता है, यानी कि जब हमें सबसे सस्ता पड़ता हो उसको कहते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। नेक्स्ट है डेटर्स 40,000 40,000 है। अगेन ये न्यूमेरिकल है, इसको कैलकुलेट करके बता देंगे। डेटर 40,000, बीआर 20,000, क्रेडिट सेल 2,50,000, सेल्स रिटर्न 10,000, बिल्स पेबल 10,000। पूछा है एवरेज कलेक्शन पीरियड। तो एवरेज कलेक्शन पीरियड होता क्या है? एवरेज कलेक्शन पीरियड होता है कि औसतन डेटर से कितने दिन में संस्था कलेक्ट कर लेती है। डेटर से एज एन एवरेज कितने महीने में डेटा, कितने महीने में या कितने दिनों में कलेक्ट कर लेगी, वो एवरेज कलेक्शन पीरियड कहते हैं। महीनों में भी निकल सकता है, दिनों में भी निकल सकता है। तो इसके लिए हम देखेंगे कि हम कलेक्शन किससे करते हैं। कलेक्शन करते हैं डेटर्स से। डेटर्स और बीआर दोनों ही ट्रेड रिसीवेबल्स कहलाते हैं, तो ये दोनों कंसीडर हो जाते हैं इस रेशियो में। दोनों को शामिल करेंगे तो हमारे जो टोटल डेटर जब ओपनिंग और क्लोजिंग दे रखे हों तो एवरेज निकाले जाते हैं, और जब ओपनिंग या क्लोजिंग अलग अलग नहीं दे रखे तो इन्हीं को एवरेज मान लिया जाता है। तो डेटर 40,000 है और बीआर 20,000 है। कुल मिलाकर के 60,000 के हमारे पास डेटर्स मौजूद हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स मौजूद हैं। और अब हमारी क्रेडिट सेल कितनी है, क्योंकि डेटर बनते हैं क्रेडिट सेल से। क्रेडिट सेल है 2,50,000, जिसमें से रिटर्न है 10,000। तो नेट क्रेडिट सेल बच जाएगी 2,40,000, 2,40,000। तो 2,40,000 हमारी नेट क्रेडिट सेल हो गई। अब इसके होने से हम कैलकुलेट कर सकते हैं पहले डेटर्स टर्नओवर रेशियो। डेटर्स टर्नओवर रेशियो निकाल सकते हैं। डेटर्स टर्नओवर रेशियो का मतलब होता है कि जो टर्नओवर है हमारा, यहाँ पे नेट क्रेडिट सेल को लिया जाएगा क्योंकि हम डेटर्स के साथ रिलेशन बना रहे हैं। तो डेटर्स से रिलेटेड जो टर्नओवर जो सेल है वो क्रेडिट सेल होती है, इसलिए केवल क्रेडिट को कंसीडर करते हैं। वो 4 टाइम्स डेटर टर्नओवर रेशियो, यानी कि हमारे जितने डेटर्स हैं उसका 4 गुना हम साल में सेल करते हैं, 4 गुना। तो अब इससे निकालना है हमें एवरेज कलेक्शन पीरियड, कि अब हम डेटर्स का 4 गुना साल में सेल करते हैं तो एज एन एवरेज डेटर से हम कलेक्ट कितने दिन में कर लेते हैं। क्योंकि साल में महीने होते हैं 12, और 12 को हम डिवाइड करेंगे, महीनों में निकालना होता है अगर तो 12 को डिवाइड करेंगे 4 से। अगर दिन में निकालना हो तो 365 दिन होते हैं साल के, 365 को करेंगे। लेकिन क्योंकि यहाँ पे जो ऑप्शन है हमारे पास मंथ में है तो मंथ में ही आंसर निकालना पड़ेगा। तो 12 को डिवाइड कर देंगे DTR से, 4 से। तो इसका मतलब कुल मिलाकर के 3 महीने, 3 मंथ्स हमारा एवरेज कलेक्शन पीरियड है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है रिलेशनशिप बिटवीन 2 वेरिएबल्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन। 2 वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप को एक्सप्रेस किया जा सकता है सभी से, रेशियो में भी, परसेंटेज में भी, रेट में भी, और इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है 44th, द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंडक्ट सेंसस इन इंडिया लाइज विद। भारत में जनसंख्या की जो जनगणना होती है उसकी जिम्मेदारी किसकी होती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत काम करता है रजिस्ट्रार जनरल इन सेंसस कमिश्नर। रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर, ये सबसे बड़ा अधिकारी होते हैं जनगणना के, और ये काम करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 शेयर्स कैन बी इशूड बाय ए कंपनी एट। अब कंपनीज एक्ट 2013 के मुताबिक कंपनी शेयर इशू कर सकती है या तो पार पे या प्रीमियम पे, डिस्काउंट पे नहीं कर सकती। सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट फ्रॉम एक्चुअल एक्सपेंसेस इनकर्ड इज टर्म्ड एज। जब हम कॉस्ट को डिटरमाइन करते हो केवल एक्चुअल एक्सपेंसेस जो हुए उनके आधार पे, तो ये कॉस्टिंग का कौन सा टाइप है? इसका सही जवाब ऑप्शन सी, हिस्टोरिकल कॉस्टिंग इसको कहते हैं। हिस्टोरिकल कॉस्टिंग का वो टाइप है
जिसमें केवल हम पास्ट में यानी कि हिस्ट्री में जो हम खर्च कर चुके हैं एक्चुअल में, उसी को हम कॉस्ट में शामिल करते हैं, तो ये हिस्टोरिकल कॉस्टिंग होती है। नेक्स्ट है द टर्म प्रीवियस ईयर मीन्स, प्रीवियस ईयर का मतलब क्या है, तो ये इनकम टैक्स में यूज होती है टर्म, और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, फाइनेंशियल ईयर जस्ट बिफोर असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर जैसे अभी जो करंट में ईयर चल रहा है हमारा सितंबर 21, तो सितंबर 21 में हम असेस करेंगे लोगों की इनकम जो उनकी 31 मार्च 21 से पहले हो चुकी है, 31 मार्च 21 से पहले, यानी कि 1 अप्रैल 20 से लेकर 31 मार्च 21 तक का साल समाप्त हो चुका है। तो आज की डेट में अगर हम, क्योंकि इस साल जो करंट ईयर है 21-22, उसकी इनकम तो अभी हमें पता ही नहीं है, वो तो पता चलेगी मार्च 22 में जाके। तो मार्च 21 तक जो इनकम थी वो पता है हमें। तो करंट ईयर जो अभी हमारा चल रहा है इसको बोलेंगे असेसमेंट ईयर। आज के संदर्भ में मैं बात कर रहा हूं जब ये वीडियो बन रहा है, इसको असेसमेंट ईयर बोलेंगे 21-22। और इस ईयर में हम इनकम लगा रहे होते, टैक्स लगा रहे होते 1 अप्रैल 31 से 31 मार्च 21 तक जो कमा चुके हैं लोग या संस्थाएं, इसको कहते हैं, करंट ईयर से ठीक पहले वाला साल हुआ ये, इसको कहते हैं असेसमेंट ईयर या प्रीवियस ईयर। तो सॉरी, इसको बोलते हैं प्रीवियस ईयर या फाइनेंशियल ईयर। असेसमेंट ईयर करंट ईयर हो गया, जो अभी वर्ष चल रहा है उसको बोलेंगे असेसमेंट ईयर, कर निर्धारण वर्ष। जैसे आज की डेट में कहें तो अभी 21-22 ये असेसमेंट ईयर है, और इसके लिए जो प्रीवियस ईयर है, प्रीवियस ईयर को फाइनेंशियल ईयर भी बोलते हैं, वो है 20-21। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है उसका पता लगाना है। तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन बी, मोस्ट डोमिनेटिंग कॉज ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन इज यूज ऑफ केमिकल्स इन एग्रीकल्चर। तो हालांकि ये भी एनवायरमेंट को पॉल्यूट करता है, सॉइल पॉल्यूशन का कारण बनते हैं एग्रीकल्चर में जो केमिकल्स हैं, लेकिन मोस्ट डोमिनेंट कॉज इंडिया में माना जाता है जो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन है, या जो गाड़ियों से होता है पॉल्यूशन, उसको माना जाता है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स दैट रिपोर्ट डायरेक्टली टू ए सिंगल सुपरवाइजर इज कॉल्ड। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, स्पैन ऑफ कंट्रोल। स्पैन ऑफ कंट्रोल या इसको स्पैन ऑफ मैनेजमेंट भी बोला जाता है। नेक्स्ट है इन केस ऑफ बिजनेस फोरकास्टिंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। अब इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है उसको पहचानना है। ऑप्शन 1, शॉर्ट रेंज फोरकास्ट आर लेस एक्यूरेट देन लॉन्ग रेंज फोरकास्ट। तो ये गलत स्टेटमेंट है, जो शॉर्ट रेंज फोरकास्ट है वो मोर एक्यूरेट होंगे। क्यों? क्योंकि जो कम पीरियड होता है उसमें कम बदलाव होगा, जितना समय बढ़ता चला जाएगा बदलावों की संभावना उतनी ज्यादा रहेगी। तो एक लंबे पीरियड के लिए अगर हम फोरकास्ट करेंगे तो वो थोड़ा मुश्किल काम होगा, वो उतना एक्यूरेट नहीं होगा जितना कि कम समय के लिए जब हम कोई फोरकास्ट करेंगे। तो ए इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर सिग्निफिकेंट बिकॉज ऑफ। अब किस वजह से ये सिग्निफिकेंट है? तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये इंक्रीज करते हैं एफिशिएंसी को। मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल हैं वो दिए गए हैं मैनेजर्स के लिए, और मैनेजर्स के लिए दिए गए हैं ताकि उनकी एफिशिएंसी बढ़ सके। जो बाकी हैं वो भी मैनेजमेंट के हालांकि महत्व है, इंपोर्टेंस है, लेकिन जो गिवन ऑप्शन है उसमें ये ज्यादा सटीक है। नेक्स्ट है द प्रिंटिंग ऑफ वेडिंग इन्विटेशन इन मोस्ट अप्रोप्रिएट कॉस्टिंग सिस्टम इज। अब जब हम प्रिंट कराएंगे वेडिंग इन्विटेशन तो हर वेडिंग अलग होती है। जब हर काम अपने आप में अलग हो तो उसके लिए कॉस्ट भी उसकी अलग होती है, और जब अलग कॉस्ट हमें निकालनी हो एक पर्टिकुलर जॉब के लिए या एक पर्टिकुलर काम के लिए, काम का मतलब जॉब ही हो गया, तो मेथड कहलाता है जॉब कॉस्टिंग, यानी कि पर्टिकुलर जॉब के लिए अलग कॉस्टिंग होती है। ऑर्डर पे जितनी भी चीजें अक्सर बनवाई जाती हैं कारखानों में वो सब जॉब कॉस्टिंग में आ जाती हैं। नेक्स्ट है सिक्योरिटीज प्रीमियम कैन बी यूज्ड बाय ए कंपनी। अब सिक्योरिटीज प्रीमियम अगर मिल गया किसी कंपनी को शेयर या डिवेंचर इश्यू करने से, तो वो प्रीमियम के पैसे का यूज कहां किया जा सकता है? गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल इशूइंग फुल्ली पेड बोनस शेयर्स टू इट्स मेंबर्स। कंपनी इससे अपने मेंबर्स को फुल्ली पेड शेयर इशू कर सकती है। इसके अलावा क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम एक कैपिटल गेन होता है, तो कंपनी के को अगर कोई कैपिटल लॉस है तो उनको भी राइट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम से किया जा सकता है।
नेक्स्ट है 54, द कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड टू कंप्यूट बेसिक कॉस्ट ऑफ ए प्रोडक्ट और सर्विस। अब एक प्रोडक्ट या एक सर्विस की बेसिक कॉस्ट निकालने के लिए कौन सा मेथड अपनाया जाता है कॉस्टिंग में, तो इसको कहते हैं यूनिट कॉस्टिंग। जब एक यूनिट की कॉस्ट हमें निकालनी हो तो वो यूनिट कॉस्टिंग होती है। नेक्स्ट है द मेन एडवांटेज ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन इज। अब फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का मेन एडवांटेज क्या है, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, स्पेशलाइजेशन। क्योंकि अलग अलग फंक्शन के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट बन जाते हैं तो उस फंक्शन का स्पेशलाइजेशन हो जाता है। नेक्स्ट है द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर। एक साल के अंतर्गत जितना भी टोटल प्रोडक्शन होता है, तो एक साल के एक देश के अंदर की बात हो रही है, ड्यूरिंग ए ईयर और विद इन द कंट्री, देश के अंदर, तो इसको कहते हैं जीडीपी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, सकल घरेलू उत्पाद। नेक्स्ट है मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर कितने हो सकते हैं, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मैक्सिमम 200 मेंबर हो सकते हैं एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में। नेक्स्ट है इफ कैपिटल इज 50,000, अगर कैपिटल 50,000 है, लायबिलिटी 30,000 है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसको सोल्व करा देंगे। फिक्स्ड एसेट्स आर ₹70,000, फिक्स्ड एसेट 70,000 है, देन द वैल्यू ऑफ करंट एसेट्स क्या होगी, तो करंट एसेट क्या होंगी, हमें दिया क्वेश्चन में कैपिटल 50,000 और लायबिलिटी 30,000। हमें पता है कि अकाउंटिंग इक्वेशन होती है अकाउंटिंग के केस में एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। हमें लायबिलिटी भी दी है और कैपिटल भी दी है, लायबिलिटी और कैपिटल दोनों को जोड़ दो 50-30, तो हमारी एसेट आ जाएंगी 80,000। अब 80,000 टोटल एसेट आ गई। यहाँ पे हमें दिया फिक्स्ड एसेट 70 है, तो करंट एसेट कितनी होंगी, फिक्स्ड इसमें से घटा देंगे 80,000 में से, करंट एसेट आ जाएंगी और सही जवाब हो जाएगा हमारा 10,000, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 59, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टूल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन बी, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग। नेक्स्ट है गुड्स सोल्ड टू ए कस्टमर ऑन सेल ऑन अप्रूवल बेसिस इज रिकॉर्डेड एज। गुड्स हमने कस्टमर को बेची है सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पे, तो देखिए जब तक इस सेल का अप्रूवल नहीं आ जाएगा तब तक इसको सेल नहीं माना जाता है, लेकिन गुड्स हमारे पास से चली गई। अब फाइनल अकाउंट जिस दिन हम बना रहे हैं अगर उस दिन तक अप्रूवल नहीं आया है तो इसका मतलब ये सामान हम अपना ही मानेंगे कि ये हमारे ही स्टॉक में रखा हुआ है, और इसलिए उस समय इसको क्लोजिंग स्टॉक की तरह ट्रीट करते हैं, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी यानी कि क्लोजिंग स्टॉक सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है सेकंड क्वार्टाइल इज कॉल्ड। सेकंड क्वार्टाइल क्या कहलाता है, तो क्वार्टाइल का मतलब होता है चतुर्थक। जब एक सीरीज को हम 4 बराबर हिस्सों में बांट देते हैं तो 3 क्वार्टाइल बन जाए, Q1 Q2 Q3, और जो सेकंड क्वार्टाइल होता है वो मिड में होता है, बीच में, इसलिए उसको कहा जाता है उस समय मीडियन। ऑप्शन बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है अगर करंट रेशियो 2.5 है, वर्किंग कैपिटल 90,000 है, तो वैल्यू ऑफ करंट एसेट क्या होगी। अगेन ये न्यूमेरिकल है, तो इसका मैं तरीका बताता हूं, आसान स्टेप के क्वेश्चन अक्सर आते हैं। करंट रेशियो 2.5, जब कोई रेशियो ऐसे दे रखा हो तो उसका मतलब ये होता है, क्योंकि रेशियो हमेशा डिनोमिनेटर 1 के संदर्भ में निकाला जाता है, तो रेशियो कंपैरेटिव होता है, डिनोमिनेटर 1 उसका रहता है, तो न्यूमरेटर हमें दिया केवल यहाँ पे 2.5। इसका मतलब जब इसको पूरा हम लिखेंगे तो ये ऑटोमेटिक समझ जाइए कि ये हमें इस तरह लिखना होता है 2.5:1। इसका मतलब हो गया कि करंट रेशियो है ये, तो इसका मतलब ये बना कि ये करंट एसेट अगर 2.5 है तो करंट लायबिलिटी 1 है। हमें यहाँ पे वर्किंग कैपिटल की एब्सोल्यूट वैल्यू दी है, और इसमें हम वर्किंग कैपिटल की वैल्यू निकाल सकते हैं, रिलेटिव वैल्यू। ये रिलेटिव वैल्यूज होती हैं जो रेशियोज में होती हैं, ये एब्सोल्यूट वैल्यू होती हैं जो क्लियर कट लिखी होती हैं। तो हम वर्किंग कैपिटल की रिलेटिव वैल्यू निकाल लेंगे करंट एसेट की रिलेटिव वैल्यू में से, करंट लायबिलिटी की रिलेटिव वैल्यू निकाल करके। तो अगर हम वर्किंग कैपिटल इसका जानना चाहें तो ये आ जाएगा 2.5 - 1 यानी कि 1.5। अब हमारे पास जब कोई एब्सोल्यूट वैल्यू दी हो और उसकी रिलेटिव वैल्यू भी हो तो बाकी कोई भी एब्सोल्यूट वैल्यू निकल सकती है। हम जिसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं, जैसे हमें करंट एसेट यहाँ पे निकालना है, तो तरीका है कि एब्सोल्यूट वैल्यू जो अवेलेबल है वो लिख लेंगे पहले 90,000। अब हमें जो वैल्यू निकालनी है उसकी रिलेटिव ऊपर रख देंगे, करंट एसेट का रिलेटिव 2.5 है, इसको ऊपर रख लो
और जो हमारे पास दिया है इसको बेस मान करके नीचे रखते हैं। हमें वर्किंग कैपिटल दिया है तो इसकी जो रिलेटिव वैल्यू है उसको नीचे रख लो 1.5, बस इसको कैलकुलेट कर लें, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा और 15 से 6 टाइम कट जाएगा और 25 इंटू 6 कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1,50,000। इसलिए ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 63, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आइडेंटिफाई द राइट वन। जो राइट है उसकी पहचान करनी है। तो गिवन ऑप्शन में ये दोनों ही जो स्टेटमेंट है राइट नहीं है, तो डी इसका सही जवाब हो जाएगा, नाइदर ए नॉर बी। अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इन द फर्स्ट स्टेज बर्थ रेट इज लो बट डेथ रेट इज हाई। ये गलत स्टेटमेंट है। डिफरेंस बिटवीन देम इज हाई, डिफरेंस भी इनमें हाई नहीं रहता है। देखिए दरअसल जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की थ्योरी है कि डेमोग्राफी में जनसंख्या में बदलाव किस तरीके से होता है, ये थ्योरी कहती है कि 4 स्टेजेज होते हैं जनसंख्या में बदलाव के किसी भी देश में। जो पहला स्टेज होता है वो ऐसा स्टेज होता है जिसमें बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही हाई होते हैं और फ्लक्चुएट करते रहते हैं। दोनों ही हाई होते हैं और फ्लक्चुएट करते रहते हैं, तो इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया, दोनों ही हाई रहते हैं। जबकि इन्होंने कहा है बर्थ रेट लो रहता है, तो ऐसा नहीं है। पहला स्टेज में दोनों ही हाई रहते हैं और जो देश होता है उसकी सिचुएशन मतलब पुराने समय की वो अल्प विकसित होता है, विकास अभी उसमें नहीं हुआ है, इसलिए डेथ रेट भी ज्यादा ही रहता है और जो बर्थ रेट है वो भी ज्यादा रहता है, उस पर भी कोई कंट्रोल नहीं रहता है। ऐसे केस में क्योंकि जब दोनों ही ज्यादा है तो वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, तो उनमें जो डिफरेंस है वो बहुत कम रहता है, हाई नहीं रहता, इसलिए ये भी गलत हो गया। तो पहली स्टेज ये होती है। नेक्स्ट है सरचार्ज ऑफ 10% इज पेबल बाय एन इंडिविजुअल। भारत में इनकम टैक्स के मामले में सरचार्ज एक इंडिविजुअल को, एक व्यक्ति की आय पे तब लगता है जब उसकी इनकम 50 लाख से ऊपर हो जाती है। 50 लाख से ऊपर जब इनकम हो जाती है तो उस पर जो सरचार्ज देना होता है उसका रेट 10% रहता है, और अगर उसकी इनकम 1 करोड़ से ऊपर हो जाती है तो ये सरचार्ज का रेट बढ़ करके 15% हो जाता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए कंपनी। इनमें से एक कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक कौन सी नहीं है उसको पहचानना है। तो सही जवाब है ऑप्शन ए, नॉन कॉर्पोरेट बॉडी। ये इसकी फीचर नहीं है, कंपनी एक कॉर्पोरेट बॉडी होती है, कॉर्पोरेट बॉडी होती है, नॉन नहीं होती है, कॉर्पोरेट बॉडी होती है कंपनी, तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, बाकी इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप इन एफर्ट्स टुवर्ड गोल सेटिंग एंड गोल अचीवमेंट इज कॉल्ड। एक संगठित समूह की सभी क्रियाओं, लक्ष्य निर्धारण, लक्ष्य प्राप्ति को प्रभावित करने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, लीडरशिप। लीडरशिप नेतृत्व में लक्ष्य प्राप्ति को प्रभावित किया जाता है और इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज। फंक्शंस के मैनेजमेंट का जो मैक्सिमम पॉसिबल जो क्रम अपनाया जाता है उसमें लास्ट फंक्शन माना जाता है कंट्रोलिंग को। तो क्योंकि लास्ट फंक्शन इसमें पूछा है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। दरअसल जो एनसीईआरटी 5 फंक्शंस मानती है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, एनसीईआरटी की बुक इनको लेके चलती है। तो 12th लेवल की जितनी भी बुक है हमारे यहाँ उनमें इस क्रम को माना जाता है, पढ़ाया जाता है। 12th लेवल तक के लिए बात कर रहे हैं मैनेजमेंट के फंक्शन, बाकी मैनेजमेंट के फंक्शन तो अलग अलग सीरीज अलग अलग थिंकर्स ने दी है। और एनसीईआरटी ने ये जो माना है ये क्लासिफिकेशन किसका दिया गया है, जैसे सभी ने अलग अलग दिया है। लूथर बुलेट ने दिया पोस्ट कॉर्बम, उसने 13 फंक्शन बता दिए मैनेजमेंट के, लेकिन इन्होंने 5 फंक्शन जो बताए ये हैं हैरोल्ड कुंटज एवं सिरिल ओडोनेल। ये 5 फंक्शन देने वाले जो हैं, जो एनसीईआरटी अपनाती है, ये दिए गए हैं हैरोल्ड कुंटज एंड सिरिल ओडोनेल। इनको दोनों को मिला करके ज्यादातर लिखा मिलता है कुंटज एवं ओडोनेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये इसका 67 का बी सही हो गया। नेक्स्ट देखेंगे
ये क्वेश्चन रॉन्ग है। ब्रेक इवन पॉइंट का जो फॉर्मूला है इनमें से कोई है नहीं, ये रॉन्ग है। नेक्स्ट है मोटिवेशन इज रिलेटेड टू। मोटिवेशन इनमें से किससे संबंधित है? तो इनमें से मोटिवेशन संबंधित है सी से। जो लीडरशिप होती है वो मोटिवेट कराने का काम करती है। लीडर का मेजर काम होता है लोगों को मोटिवेट करना, तो इससे रिलेटेड हो गया। नेक्स्ट है ए लीडरशिप स्टाइल इन विच ग्रुप मेंबर्स आर अलाउड टू कैरी आउट देयर वर्क फ्रीली काम कर सकते हैं। तो इस स्टाइल जो मैनेजमेंट की होती है इसको कहते हैं फ्री रेन या लेसेज फेयर, इसको बोलते हैं। फ्री रेन के अलावा इसको बोला जाता है लेसेज फेयर। नेक्स्ट है इन कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट द वर्क इन प्रोग्रेस कंसिस्ट ऑफ। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट जब बनाते हैं तो अगर काम पूरा नहीं हुआ है, ठेके का भी बचा हुआ है, तो उसको वर्क इन प्रोग्रेस बोलते हैं। और वर्क इन प्रोग्रेस में शामिल करते हैं किस किस को? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन, इनमें से दोनों को ही शामिल करते हैं, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड एंड अनसर्टिफाइड, दोनों को ही वर्क इन प्रोग्रेस में शामिल किया जाता है। नेक्स्ट है इनकम रिसीव्ड इन इंडिया और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया शैल बी टैक्सेबल फॉर। अगर कोई इनकम भारत में रिसीव हो रही है या भारत में रिसीव हुई मानी जा रही है तो ये सभी के लिए टैक्सेबल हो जाएगी, और इसलिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑल एसएससी, सभी करदाता। नेक्स्ट है द रिलेशनशिप बिटवीन कोरिलेशन कोफिशिएंट इन कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज फॉलोज। तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन और कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन दोनों में आपस में क्या रिलेशन है यह बताना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन होता है स्क्वायर ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट। कोरिलेशन कोफिशिएंट आर से व्यक्त करते हैं और कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन आर स्क्वायर से व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट है 74th क्वेश्चन, अंडर मैनेजमेंट रिपोर्टिंग सिस्टम कंट्रोल रिपोर्ट इन इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ। तो इसमें की में जो जवाब दिया था वो सी दिया था, बोथ फाइनेंशियल रिपोर्ट एंड ऑपरेटिंग रिपोर्ट्स। हालांकि इसका जो सही जवाब होना चाहिए वो होना चाहिए ऑप्शन बी, ऑपरेटिंग रिपोर्ट्स। दरअसल मैनेजमेंट रिपोर्टिंग सिस्टम होता है जिसमें मैनेजमेंट को रिपोर्ट्स दी जाती है, जो बाकी वर्कर्स हैं, संस्था के एम्प्लॉइज हैं, उनके द्वारा मैनेजरियल डिसीजन लेने के लिए। मैनेजरियल डिसीजन लेने के लिए डिफरेंट टाइप की रिपोर्ट्स दी जाती हैं, कोई उनकी फिक्स्ड काउंटिंग नहीं है, वो 10-20 कितने भी हो सकते हैं, उसका कोई ऐसा लिमिट नहीं है। जो भी हम रिपोर्ट जनरेट करेंगे मैनेजमेंट को देंगे वो मैनेजमेंट के लिए रिपोर्ट हो जाएगी। अब इस रिपोर्ट में फाइनेंशियल रिपोर्ट की अगर बात करें तो फाइनेंशियल रिपोर्ट में आ जाती हैं, जैसे हम P&L बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, जो फाइनेंशियल रिलेटेड रिपोर्ट होती हैं वो फाइनेंशियल रिपोर्ट होती हैं। ऑपरेटिंग रिपोर्ट होती हैं जो संस्था की ऑपरेशन से रिलेटेड रिपोर्ट होती हैं। ऑपरेशन से रिलेटेड जो रिपोर्ट होती हैं वो दो हिस्सों में बढ़ जाती हैं। कुछ कंट्रोल रिपोर्ट होती है जो पर्टिकुलर एरियाज में कंट्रोल के मकसद से इन्फॉर्म की जाती हैं, और इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट सिंपली जो डेवलपमेंट चल रहा होता है उसके इन्फॉर्मेशन की रिपोर्ट होती हैं। तो जो इस्टेब्लिश्ड थ्योरी है अभी तक उसमें ऑपरेटिंग रिपोर्ट के दो हिस्से माने जाते हैं, कंट्रोल रिपोर्ट और इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। तो 20 का सही जवाब होना चाहिए। हालांकि इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, ये जो थ्योरी है ये एक सब्जेक्टिव डिस्कशन है, तो इसके लिए ये हार्ड एंड फास्ट कहना ये बड़ा मुश्किल होता है। हो सकता है कोई थिंकर फाइनेंशियल रिपोर्ट को भी कह दे कि इसमें कंट्रोल किया जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे एक्टिविटीज को, तो इसलिए इसका जवाब इन्होंने शायद ऐसा दे दिया हो, लेकिन फिर भी जो अभी तक इस्टेब्लिश्ड थ्योरी है उसके अनुसार ऑपरेटिंग रिपोर्ट इसका जवाब होना चाहिए। नेक्स्ट है, बाकी इसकी फाइनल आंसर की अभी आनी बाकी है तो पता चल जाएगा। नेक्स्ट है, ए कंपनी इनकॉर्पोरेटेड बाय ए स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और एनी स्टेट लेजिस्लेचर इज कॉल्ड। एक कंपनी जिसको बनाया जाता है पार्लियामेंट के किसी विशिष्ट एक्ट के द्वारा या किसी राज्य विधानसभा के द्वारा, तो ऐसी कंपनी को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं स्टैट्यूटरी कंपनी या स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन कहा जाता है। सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है 76, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। ए कंपनी बाइज 8000 यूनिट्स ऑफ एन आइटम for its annual requirement. Each unit cost ₹10 or ordering cost per order is 30. Carrying cost is 7.5% of the average inventory per year. The economic order quantity. तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होगी? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी
ऑर्डर की, यानी कि सामान जो हम ऑर्डर करेंगे उसकी वो क्वांटिटी है, वो मात्रा है जिसमें कंपनी के लिए, ऑर्डर करने वाले के लिए सबसे सस्ता पड़ता हो। अब सबसे सस्ता कैसे पड़ता हो, क्योंकि ऑर्डर पे भी कॉस्ट लगती है, सामान ज्यादा आ गया तो उसको स्टोर करते हैं, स्टोर की भी कॉस्ट होती है। तो ऐसी क्वांटिटी तय करना जिसमें ये सारी कॉस्ट न्यूनतम हो जाए मिला करके। इसको निकालने का एक फॉर्मूला है, ईओक्यू का फॉर्मूला है, इसमें पुट कर देंगे। फॉर्मूला है √2 इंटू एनुअल डिमांड। एनुअल डिमांड इसमें दिया है इन्होंने 8000 यूनिट, 8000 लिख देंगे, इंटू ऑर्डर कॉस्ट। ऑर्डर कॉस्ट इन्होंने बताई है, पर ऑर्डर कॉस्ट पड़ रही है 30 रुपया, तो यहाँ पे 30 रुपया लिख देंगे। फिर है कैरियंग कॉस्ट। कैरियंग कॉस्ट यहाँ पे निकालेंगे, क्या होगी, तो कैरियंग कॉस्ट निकाली जाती है पर यूनिट। एक यूनिट है की जो कॉस्ट है वो 10 रुपये है, और कैरियंग कॉस्ट इन्होंने बताई है 7.5%, 7.5%। तो 10 रुपये का 7.5% निकालना है आपको। 10 रुपये का 7.5% कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 10 रुपये का 7.5%, 0.75। अब आपको इसको कर देना है कैलकुलेट। जब इसको पूरे को कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा निकल करके 800 यूनिट्स। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है 77, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज कंसर्न विद मीन्स एंड एंड्स। इनमें से कौन सा फंक्शन मैनेजमेंट का संबंधित है मीन्स और एंड्स से। तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन सी, प्लानिंग। दरअसल जब प्लान किया जाता है तो प्लानिंग में हम व्हाट इज टू बी डन, हाउ इट इज टू बी डन, बाय whom इट इज टू बी डन, यही प्लानिंग होती है। जब हम प्लानिंग में कहते हैं कि व्हाट इज टू बी डन, तो इसका मतलब हम वहां पे तय कर रहे होते हैं कि हम क्या करना चाहते हैं, हमारे एंड्स क्या हैं, क्या प्राप्त करना चाहते हैं। जब हम कहते हैं हाउ इट इज टू बी डन, तो इसके मीन्स की बात कर रहे होते हैं कि तरीके क्या होंगे। तो इसका मतलब जो प्लानिंग है वो रिलेटेड है मीन्स एंड एंड से। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है अ कॉस्ट, ए कॉस्ट दैट रिमेन्स कांस्टेंट पर यूनिट बट चेंजेज विद द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट इज कॉल्ड। एक कॉस्ट जो पर यूनिट तो समान रहती है, लेकिन जब वॉल्यूम ऑफ आउटपुट बढ़ता है तो वो उसके साथ जब पूरा उत्पादन बढ़ाते हैं हम, उसके नंबर बढ़ाते हैं, तब वो चेंज हो जाती है। तो उसको क्या कहते हैं, तो इसका सही जवाब है वेरिएबल कॉस्ट। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। वेरिएबल कॉस्ट वेरी करती है जब हम वॉल्यूम ऑफ आउटपुट को चेंज करते हैं, और पर यूनिट कॉस्ट वो बराबर बनी रहती है। नेक्स्ट है आफ्टर रिसेशन कम्स, रिसेशन के बाद क्या आता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, रिसेशन के बाद डिप्रेशन आ जाता है। रिसेशन और डिप्रेशन दोनों ही मंदी होती है, जब रोजगार कम हो जाते हैं, प्रोडक्शन कम हो जाता है, कीमतें गिरने लगती हैं। लेकिन जो रिसेशन होता है वो शुरुआती स्टेज होती है। रिसेशन यानी कि जब सब कुछ सही सलामत चल रहा है, अचानक जब नीचे चीजें सस्ती होने लगती हैं तो उसको रिसेशन बोलते हैं। रिसेशन कुछ महीनों के लिए होता है, कुछ दिनों के लिए होता है, लेकिन अगर ये कंटिन्यूअस कर जाए लंबे समय के लिए तब ये ही डिप्रेशन का रूप ले लेता है। डिप्रेशन रिसेशन से ज्यादा खतरनाक हो जाता है, उससे निकलने में भी काफी समय लग जाता है, ये कई सालों तक बना रह सकता है। नेक्स्ट है, अब आगे फिर एक ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया है। इक्विटी शेयर कैपिटल है 3 लाख, 7% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 2 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस 1 लाख, 8% डिवेंचर 4 लाख और टोटल असेट 10 लाख। कैपिटल गियरिंग रेशियो निकालना है। अब जो गियरिंग है ये अपने आप में कोई एक फिक्स रेशियो नहीं है। कई दफे अलग अलग एग्जाम्स में हम देखते हैं कि जो रेशियो का फॉर्मूला है वो अलग अलग तरीके से यूज कर लेते हैं। उसका कारण ये होता है कि गियरिंग का मतलब होता है कि जो हमारे पास हम फिक्स्ड गियरिंग चार्ज लोन यूज कर रहे हैं अपने टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर में। जब हम टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर में फिक्स्ड गियरिंग चार्ज यानी कि लोन या प्रेफरेंस शेयर का हो, उनको जब हम अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में यूज करते हैं तो उसका मतलब होता है गियरिंग करना। अगर हमारी 10 लाख रुपए टोटल कैपिटल है हमारे बिजनेस की, इस 10 लाख में हमारा लोन का अमाउंट 4 लाख है, तो ये 4 लाख गियरिंग है। अगर इसको हम बढ़ा करके 5 लाख कर दें, 6 लाख कर दें और इक्विटी को कम करते चले जाएं, तो ये गियरिंग का बढ़ाना हो गया, यानी कि गियरिंग कर रहे हैं हम, बढ़ा रहे हैं। तो ये कोई एक पर्टिकुलर रेशियो तय नहीं है इसके बारे में, लेकिन इसका रेशियो का जो सबसे ज्यादा वैलिड फॉर्मूले, सामान्य फॉर्मूले अपनाए जाते हैं वो 2 तरीके से अपनाए जाते हैं।
या तो उसमें फिक्स्ड चार्ज बियरिंग जो सिक्योरिटीज होती हैं उनको ऊपर रखते हैं और नीचे उसको रख लेते हैं इसकी इक्विटी को। फिक्स्ड चार्ज बियरिंग असेट, फिक्स्ड चार्ज बियरिंग असेट में जो लॉन्ग टर्म लोन यानी कि डेट होते हैं और डेट के साथ प्रेफरेंस शेयर आ जाते हैं अपॉन इक्विटी। या तो ये तरीका है, और दूसरा तरीका होता है इक्विटी अपॉन डेट, इक्विटी अपॉन डेट प्लस फिक्स्ड चार्ज बियरिंग। तो ये दोनों ही अपनाए जाते हैं अलग अलग जगह पे फॉर्मूले, और दोनों ही ये गियरिंग को ही बताते हैं। यहां पे हमें इन जो ऑप्शंस में गिवन ऑप्शंस में जब ट्राई करके देखेंगे तो ये सही फार्मूला इसका बैठता है कि इक्विटी शेयर कैपिटल के साथ रिजर्व एंड सरप्लस, ये दोनों इक्विटी ही होते हैं। इनको ऊपर रखा हमने 4 लाख रुपए और डिवाइड किया इसको फिक्स्ड चार्ज बियरिंग एसेट्स, फिक्स्ड चार्ज बियरिंग सिक्योरिटीज से जिनका चार्ज फिक्स रहता है। तो इसमें एक तो डेट में डिवेंचर आ जाएगा और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2 लाख दिए तो 4 to 6 लाख आ जाएगा। 4/6 करेंगे तो हमारे पास निकल करके आ जाएगा। इसको जब पूरा पूरा कैलकुलेट करेंगे तो डेनोमिनेटर 1 तक करना होता है। डेनोमिनेटर 1 अगर करेंगे तो इसका जो सही जवाब आ जाएगा वो आ जाएगा 0.67:1। सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है द कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैन बी कंप्यूटेड बिटवीन। कार्ल पियर्सन का कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कंप्यूट किया जा सकता है 2 वेरिएबल्स के बीच में, और इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 2 वेरिएबल्स। नेक्स्ट है विद रिगार्ड टू बिजनेस साइकिल्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। अब बिजनेस साइकिल्स के संदर्भ में इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है यह बताना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अकॉर्डिंग टू कीन्स। ये जो स्टेटमेंट है ये कीन्स का नहीं है। द ट्रेड साइकिल इज ए प्योरली मोनेटरी फेनोमेनन। ये है स्टेटमेंट, ये जो है ये थिंकर हैं प्रोफेसर R.G. हॉटरे, R.G. हॉथरे या हॉटरे, इनका ये स्टेटमेंट है। तो इसलिए ये गलत हो जाता है, कीन्स का स्टेटमेंट नहीं है। सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑन द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर इफ पार्टनर्स डिसाइड टू रिकॉर्ड चेंजेस अकर्ड इन द वैल्यू ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी इन बुक्स बट नॉट इन अकाउंट्स देन द फर्म प्रिपेयर। यानी कि ये इनके इम्पैक्ट को तो दर्ज करना चाहते हैं लेकिन अकाउंट्स में कोई बदलाव नहीं चाहते, तो ऐसे केस में ये बनाते हैं मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन अकाउंट। ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट इज कंप्यूटेड ऑन देयर। तो इस गिवन ऑप्शन में सही जवाब होगा बुक वैल्यू। डेप्रिसिएशन जब भी हम फिक्स्ड एसेट पे लगाते हैं तो उनकी बुक वैल्यू पे लगाते हैं, या तो ओरिजिनल कॉस्ट पे लगाएंगे या जो रिड्यूस्ड वैल्यू होती है उस पे लगाते हैं, लेकिन मार्केट वैल्यू, रियलाइजेबल, स्क्रैप, इन सब पे नहीं लगाया जाता। नेक्स्ट है द टर्म कॉजल इनकम डज नॉट इंक्लूड। कॉजल इनकम जो अकस्मात हो जाती है, जिसके लिए कोई प्रयास नहीं किया जाता है, विशेष जिसकी कोई संभावना नहीं होती है कि वो होगी, मतलब कंफर्मेशन कुछ नहीं होता है, तो इस टाइप की जो इनकम है इसमें ऑप्शन सी नहीं आता है, कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर। दरअसल ये इनकम टैक्स से रिलेटेड चीज है। इनकम टैक्स जब लगाया जाता है तो कौन सी इनकम पे लगता है और उन इनकम्स के रेट अलग अलग रहते हैं। तो उनमें से जो कॉजल इनकम होती है वो मानी जाती है लॉटरी से इनकम हो जाना, गेम से, जुए से, सट्टे से, रोड पे मिल गया पैसा अचानक कहीं, ये सब कॉजल इनकम मानी जाती है। और ये कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स ये कॉजल इनकम ना मानी जाती है, बल्कि इसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में शामिल किया जाता है। नेक्स्ट है सॉरी इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स होती है, ये इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स रहती है। नेक्स्ट है एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज ऑल्सो नोन एज। अकाउंटिंग का जो एक्रूअल सिस्टम है, तो 2 सिस्टम होते हैं, कैश सिस्टम और एक्रूअल। एक्रूअल सिस्टम का एक दूसरा नाम होता है और वो होता है मर्केंटाइल सिस्टम। तो 20 का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है विच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज यूज्ड फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग। तो डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यूज किया जाता था AS6। अभी ये विड्रॉ हो चुका है और इसको मर्ज कर दिया गया है AS10 में, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10। नेक्स्ट है द अजम्पशन दैट एंटीसिपेट नो प्रॉफिट एंड प्रोवाइड फॉर ऑल लॉसेज इज बेस्ड ऑन। यह मान्यता
कि प्रॉफिट्स के बारे में एंटीसिपेट मत करिए, लेकिन कोई लॉस है तो उसके लिए प्रोविजन बनाइए। तो ये कहा जाता है ऑप्शन ए कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म या कन्वेंशन ऑफ प्रूडेंस भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट है फिर न्यूमेरिकल है, इसमें कैलकुलेशन करना होगा। फिक्स्ड कॉस्ट 12 लाख है, इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन 80,000, सेलिंग प्राइस पर यूनिट है 1200, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है 900, लोन इंस्टॉलमेंट 2 लाख, कैश ब्रेक इवन पॉइंट। तो देखिए दरअसल ब्रेक इवन पॉइंट ही है, लेकिन यहां पे इन्होंने कहा कैश का ब्रेक इवन पॉइंट चाहिए, यानी कि अब हम ब्रेक इवन पॉइंट में प्रॉफिट का निकालते हैं जनरली कि नो प्रॉफिट नो लॉस, लेकिन यहां पे हम ऐसा ब्रेक इवन पॉइंट निकाल लेंगे जहां पे ना कैश ज्यादा पड़े ना कैश कम पड़े, मतलब कैश का ब्रेक इवन हो गया है। तो जब कैश का ब्रेक इवन निकालते हैं तो केवल कैश वाले जो आइटम्स हैं उनको कंसीडर करते हैं, नॉन कैश के प्रभाव को छोड़ देते हैं, हटा देते हैं। बाकी ये फॉर्मूला लगेगा वो ब्रेक इवन पॉइंट वाला ही लगेगा। हमें यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट दी हुई है। ब्रेक इवन का फॉर्मूला होता है जब फिक्स्ड कॉस्ट अवेलेबल हो तो फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, यानी कि कंट्रीब्यूशन, ये ब्रेक इवन का फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे गिवन क्वेश्चन में फिक्स्ड कॉस्ट में हमें जो डेप्रिसिएशन है नॉन कैश आइटम है इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो फिक्स्ड कॉस्ट में से 12 लाख में से 80,000 ये कॉस्ट हमें कैश कॉस्ट नहीं है, ये कैश कॉस्ट नहीं है, तो इसको हटा देंगे, ये बच जाएगी 11,20,000। अब जो 11,20,000 है वो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट आ गई कैश वाली, लेकिन फिर उन्होंने बताया है आगे कि ये लोन का एक इंस्टॉलमेंट देते हैं। तो लोन का इंस्टॉलमेंट जनरली प्रिंसिपल अमाउंट भी होता है इसमें शामिल। अभी क्योंकि अलग अलग हमें बताया नहीं है इंटरेस्ट के या प्रिंसिपल के बारे में, तो टोटल को हम ये मान लेंगे कि ये इसमें फिक्स्ड कॉस्ट में अभी तक शामिल है नहीं, तो ये कैश तो बाहर जा ही रहा है हमारा, तो ये भी कॉस्ट का हिस्सा हो जाएगा। 11 लाख में 2 लाख, तो ये हो जाएगा कुल मिलाकर के 13,20,000, 2 लाख और ऐड हो गए। अब 13,20,000 में कंट्रीब्यूशन निकाल लेंगे, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स दिया 1200, वेरिएबल कॉस्ट 900, तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट 1200 माइनस 900, ये आ जाएगा हमारे पास 300। अब 300 से इसको डिवाइड कर दो, जब 300 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 00 से 00 चला जाएगा, 3 4 12, 3 4 12 00, तो 4400 आ गया, और इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 4,400 यूनिट। अगर ये बनाएंगे तो इनको कैश ना कम पड़ेगा ना कैश ज्यादा बचेगा, ये कैश का ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा। कैश मैनेजमेंट में इसको अपनाया जाता है। नेक्स्ट है टेंडर फॉर कंस्ट्रक्शन इज एन। अब टेंडर फॉर कंस्ट्रक्शन क्या है, तो जब कंस्ट्रक्शन के लिए टेंडर क्रिएट किया जाता है तो उसमें कॉस्ट को एस्टिमेट करते हैं, और इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू मार्शल द बेसिस ऑफ कंज्यूमर सरप्लस इज। मार्शल के अनुसार कंज्यूमर सरप्लस का बेस क्या है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। नेक्स्ट पैकिंग क्रेडिट फैसिलिटी टू एक्सपोर्टर्स इज प्रोवाइडेड बाय। देखिए एक्सपोर्टर जो विदेश में सामान भेजते हैं, सामान पैक करते हैं, तो वहां पे उन्हें कुछ उधार की जरूरत होती है, तो वो पैकिंग के लिए जो क्रेडिट मिलता है वो देता कौन है, तो पैकिंग के लिए क्रेडिट प्रोवाइड कराएंगे कॉमर्शियल बैंक ही। हाँ, कॉमर्शियल बैंक को ये अलाउ करेगा आरबीआई, अलाउ तो आरबीआई करता है, लेकिन जो फंड प्रोवाइड कराएंगे वो कॉमर्शियल बैंक ही कराएंगे। नेक्स्ट है द बेसिस ऑफ इनकम मेजरमेंट इज। इनकम मेजर करने का बेस क्या होगा, तो इनकम को मेजर करने का जो बेस होता है वो होता है मैचिंग कॉन्सेप्ट। इनकम या प्रॉफिट हम कैलकुलेट करते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट के आधार पे। नेक्स्ट है इन इंक्वायरी रिगार्डिंग द वैल्यू, ओनरशिप, टाइटल, एग्जिस्टेंस इन पोजेशन ऑफ एन एसेट इज कॉल्ड। जब इनके संदर्भ में हम इंक्वायरी करते हैं तो इसको कहते क्या है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, इसको कहते हैं वेरिफिकेशन। इसमें वेरीफाई करते हैं इन चीजों का हम। नेक्स्ट है राइट शेयर्स मीन्स दो शेयर्स विच आर। राइट शेयर कौन से शेयर होते हैं, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी ऑफर्ड टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। जो वर्तमान अंशधारी होते हैं, अगर कंपनी नए शेयर इशू करती है तो उनका राइट होता है कि पहले कंपनी उन्हीं से पूछेगी कि आप शेयर लेना चाहते हैं क्या। तो जब उनको इस राइट के तहत शेयर मिलते हैं तो इन शेयर्स को ही हम राइट शेयर कहते हैं।
तो बी इसका सही जवाब हो गया। नेक्स्ट आ गया 96। द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग इज कंसर्न्ड विद। अब कंट्रोलिंग की जो प्रोसेस है वो संबंधित है किससे? तो सही जवाब है इसका ऑप्शन ए मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। हालांकि इसमें सेटिंग ऑफ स्टैंडर्ड ये भी इस प्रोसेस का हिस्सा होते हैं कंट्रोलिंग का, लेकिन स्टैंडर्ड सेट कर दिए जाते हैं प्लानिंग के समय। हाउ मतलब व्हाट इज टू बी प्रोड्यूस, हाउ मच इज टू बी प्रोड्यूस, तो ये प्लानिंग में भी हो जाते हैं स्टैंडर्ड सेट, लेकिन जो एक्चुअल परफॉर्मेंस को हम मेजर करते हैं तब ये पूरी तरह से कंट्रोलिंग स्टार्ट हो जाता है। कंट्रोल करने के लिए ही हम मेजर करते हैं परफॉर्मेंस को, उसके बाद ही हम कंट्रोलिंग कर पाते हैं जब हमें अंतर का पता चलता है, डेविएशन का। नेक्स्ट है जेड थ्योरी ऑफ मोटिवेशन वाज प्रोपाउंडेड बाय। मोटिवेशन की जेड थ्योरी इनमें से किसने की? तो जेड थ्योरी के मामले में सबसे ज्यादा जो फेमस है वो है विलियम जी ऑची, लेकिन 3 थिंकर्स हैं जिनका नाम जेड थ्योरी के प्रोपाउंडर के रूप में लिया जाता है। वो 3 थिंकर कौन कौन से हैं? एक हैं L.F. उर्बिक, लिंडाल फॉर्नर उर्बिक, जो कि यहां पे ऑप्शन सी में दिए हैं, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। दूसरे थिंकर हैं इसके, ये पहले थिंकर हैं, दूसरे थिंकर हैं इसके बेंगनेकर, सॉरी दूसरे थिंकर हैं रेंगनेकर, RANGEKAR, रेंगनेकर, और तीसरे थिंकर हैं विलियम जी ऑची। नेक्स्ट है हायर द रेशियो द मोर फेवरेबल इट इज। जितना ऊंचा रेशियो होगा उतना ही अच्छा होगा। ये स्टेटमेंट अप्लाई नहीं होगी इनमें से किसके साथ? डज नॉट अप्लाई। जिसके साथ नहीं होती है वह बताना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी ऑपरेटिंग रेशियो। दरअसल ऑपरेटिंग रेशियो का मतलब होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो, ऑपरेटिंग के खर्चे। तो खर्चे जितने ज्यादा हो जाएंगे रेशियो उतना ज्यादा होगा, खर्चे ज्यादा होंगे तो वो अच्छा नहीं होगा। तो इस पे अप्लाई नहीं होता, बाकी तीनों में होता है। नेक्स्ट है द सम ऑफ डेविएशंस टेकन फ्रॉम द अर्थमेटिक मीन ऑफ ए सीरीज इज। अब सम ऑफ डेविएशन जो कि लिया जाए अर्थमेटिक मीन ऑफ ए सीरीज, एक सीरीज के अर्थमेटिक मीन से डेविएशंस लिए जाएं और उनका सम किया जाए, तो वो सम क्या बैठेगा? 0 होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? तो ये हमेशा होगा 0, और इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट है एन इंक्रीज इन सेल प्राइस। अगर सेल प्राइस बढ़ेगा तो क्या असर पड़ेगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। सेल प्राइस अगर बढ़ जाएगा तो ब्रेक इवन पॉइंट कम हो जाएगा, मतलब हमें कम वस्तु बेच करके ही हमारा ब्रेक इवन आ जाएगा। अगर सेल प्राइस बढ़ेगा, जो कीमत है वो ज्यादा बढ़ जाएगी, ज्यादा पैसा आएगा तो कम यूनिट बेच के ही हम ब्रेक इवन पॉइंट प्राप्त कर लेंगे। नेक्स्ट है द फोर्स दैट ड्राइव्स ए पर्सन टू टेक एक्शन। इसको क्या कहेंगे? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी मोटिवेशन। मोटिवेशन वह फोर्स है जो लोगों को काम करने के लिए प्रेरित करती है। नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम बिजनेस कमेंस्ड ऑन 1 मार्च 2018 विल बी असेस्ड इन द असेसमेंट ईयर। तो ये अगेन असेसमेंट ईयर से रिलेटेड हो गया है, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 2018-19। देखिए जो बिजनेस 1 मार्च 2018 को शुरू होगा, तो ये ईयर की समाप्ति, ये जो फाइनेंशियल ईयर है इसकी समाप्ति 31 मार्च 18 को ही हो जाएगी। 1 मार्च 18 से 31 मार्च 18, ये जो हमारा ईयर होगा फाइनेंशियल ईयर, ये तो हो जाएगा प्रीवियस ईयर, जिसकी इनकम पे टैक्स लगेगा। और इसकी इनकम पे टैक्स की जो कैलकुलेशन होगी वो होगी 1 अप्रैल 18 से 31 मार्च 19 तक का जो ईयर होगा। तो जिस ईयर में हम टैक्स लगाते हैं वो कहलाता है असेसमेंट ईयर। तो ये असेसमेंट ईयर होगा, और जिस ईयर की इनकम पे टैक्स लगता है उसको कहते हैं प्रीवियस ईयर। इसमें जो 31 मार्च 18 को जो ईयर समाप्त होगा 1 मार्च 18 से चल के, एक्चुअल में ये जो पूरा ईयर है ये 1 अप्रैल 17 से स्टार्ट हो रहा है। तो अप्रैल 17 से 31 मार्च 18 के बीच में ये पीरियड आ रहा था, इसलिए इसका जो प्रीवियस ईयर है वो 17-18 है।
और इसलिए इसका असेसमेंट ईयर हो जाएगा 18-19, 20 का सही जवाब। नेक्स्ट है द पार्टनरशिप मे कम टू एन एंड ड्यू टू, पार्टनरशिप समाप्त हो सकती है इन कारणों से। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, इन सभी कारणों से समाप्त हो सकती है। नेक्स्ट है व्हाइल डेलीगेटिंग अथॉरिटी ए सुपरवाइजर डेलीगेट्स, तो जब अथॉरिटी डेलीगेट करता है तो एक सुपरवाइजर क्या क्या डेलीगेट करता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए हालांकि जो सुपरवाइजर है यानी कि जो अधिकारी है वो अपने अधीनस्थ को जब सौंपता है तो केवल अपनी अथॉरिटी ट्रांसफर करता है और जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है। तो यहाँ पे ये जो ओनली लगा दिया है इस वजह से ये ज्यादा सही जवाब हो जाएगा। हालांकि इसमें फिर भी अलग अलग लोगों की अलग अलग राय होती है, कई लोग केवल इसको बोलते हैं, बट यहाँ पे ये ज्यादा सही है क्योंकि ऑटोमेटिकली रेस्पॉन्सिबिलिटी भी क्रिएट हो ही जाती है अथॉरिटी के साथ साथ। 20 का सही जवाब हो जाएगा 104 का। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस कर्व, इनमें से इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टी कौन सा नहीं है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, इंडिफरेंस कर्व ऑलवेज कॉनकेव टू द ओरिजिन, तो कॉनकेव नहीं होते, इंडिफरेंस कर्व हमेशा कॉन्वेक्स होते हैं। इंडिफरेंस कर्व जब बनाते हैं तो उसकी जो शेप होती है वो इस टाइप से होती है, कॉन्वेक्स होती है, कॉनकेव नहीं होती है। नेक्स्ट है आफ्टर सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट द बैलेंस ऑफ सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट इज ट्रांसफर टू, अगर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट फंड बनाया है और जब इन्वेस्टमेंट बेच दिए जाएंगे उन पे कोई बैलेंस बच जाता है सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट में, तो वो सिंकिंग फंड अकाउंट पर ट्रांसफर होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सिंकिंग फंड अकाउंट। और सिंकिंग फंड अकाउंट बाद में जब डिवेंचर्स को रिडीम कर देते हैं तो ये जो सिंकिंग फंड है ये ट्रांसफर हो जाता है जनरल रिजर्व में। यहां पे सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है एन अरेंजमेंट ऑफ स्टाफ ड्यूटीज whereby no person is allowed to record every aspect of a transaction is called, तो इसको कहते हैं इंटरनल चेक। इंटरनल चेक इस टाइप का अरेंजमेंट होता है स्टाफ ड्यूटीज का कि एक व्यक्ति को अलाउ नहीं होता है कि वो सारे ट्रांजेक्शन को किसी ट्रांजेक्शन के जितने भी एस्पेक्ट हैं अलग अलग उनको सबको अकेला करे, वो अलग अलग व्यक्ति से कराए जाते हैं ताकि ऑटो चेक बना रहता है, तो इसलिए इसको इंटरनल चेक कहते हैं। एन ऑर्डरली arrangement of group efforts to provide unity of action in the pursuit of common goals is called, तो unity of action से related है common goals को अचीव करने के लिए, इसको क्या कहा जाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट है हैवी इनिशियल एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग पे भारी खर्च कर देना इनिशियल शुरुआत में। इंट्रोड्यूस ए न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कराने के लिए उसको क्लासिफाइड करेंगे किस तरह का खर्चा। तो देखिए नॉर्मल अगर खर्चा होता है एडवर्टाइजिंग का तो वो रेवेन्यू खर्चा कहलाता है, लेकिन अगर कोई रेवेन्यू खर्चा हैवी हो जिसका इम्पैक्ट आने वाले कई सालों तक पड़े तो वह रेवेन्यू खर्चा जिसका इम्पैक्ट आने वाले कई सालों तक रहेगा उसको फिर डेफर्ड रेवेन्यू कहते हैं। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट है ए फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स इज कॉल्ड, दो वेरिएबल्स के बीच में फंक्शनल रिलेशनशिप ये कहलाता है रिग्रेशन एनालिसिस, तो सी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट है द पोर्शन ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल दैट कैन बी कॉल्ड अप ओनली ऑन वाइंडिंग अप ऑफ कंपनीज नोन एज, तो शेयर कैपिटल का वो हिस्सा जिसको मंगाया नहीं जाता है केवल तभी मंगाया जाएगा जब कंपनी समाप्त होगी, ऐसा प्रोविजन कर लिया जाए, तो इसको कहते क्या है, इसको कहते हैं रिजर्व कैपिटल, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड टू इंक्रीज द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट, जो खर्चे डिमांड बढ़ाने के लिए किए जाते हैं प्रोडक्ट की उन खर्चों को क्या कहते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सेलिंग एक्सपेंसेस। नेक्स्ट है ऑन एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट इज क्रेडिटेड टू, तो वैल्यू एसेट की जब इंक्रीज होगी तो एसेट को तो डेबिट कर देंगे और रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, रिवैल्यूएशन अकाउंट। नेक्स्ट मार्जिन ऑफ सेफ्टी मींस, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब क्या है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल सेल एंड ब्रेक इवन सेल। ब्रेक इवन सेल का वो पॉइंट है जहां पे ना लाभ ना हानि हो, मतलब अगर हम ये कहें कि 4000 यूनिट बेचने पे ना लाभ ना हानि है, हमारी सारी कॉस्ट कवर हो गई, अब इसके ऊपर मान लो एक्चुअल में हम 5000 यूनिट बेच रहे हैं
तो जो 1000 यूनिट है ये हमारी सेफ्टी का मार्जिन है जो हमें सेफ रख रहा है, ये हमें प्रॉफिट करा रहा है। अगर ये मार्जिन खत्म हो जाए तो हमको लॉस हो जाएगा इससे नीचे। नेक्स्ट है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज कैलकुलेटेड बाय। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का सिंपली फॉर्मूला इसमें पूछा है, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इनटू 100। नेक्स्ट है इंडेक्स नंबर्स आर एक्सप्रेस्ड इन। इंडेक्स नंबर को एक्सप्रेस किया जा सकता है, तो इंडेक्स नंबर को ट्रेडिशनली एक्सप्रेस करते हैं परसेंटेज के फॉर्म में। सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है द रिटन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स टू फॉर्म ए पार्टनरशिप इज कॉल्ड। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, पार्टनरशिप डीड कहते हैं, क्योंकि रिटन है, डीड अपने आप में हमेशा रिटर्न के लिए संकेत करता है। पार्टनरशिप डीड है यानी कि रिटर्न एग्रीमेंट की बात हो रही है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉर्मूला ऑफ पीवी रेशियो। इनमें से पीवी रेशियो का फॉर्मूला कौन सा नहीं है उसकी पहचान करनी है। तो जो ऑप्शन सी है ये पीवी रेशियो का सही फॉर्मूला नहीं है। यहां पे चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन, यहां पे सेल आएगा तब ये सही फॉर्मूला बनेगा, और बाकी जो है ये पीवी रेशियो के फॉर्मूलेज हैं, तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है अंडर विच थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन द क्वार्टाइल डेविएशन इज 2/3 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। किस टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन में क्वार्टाइल डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन में ये रिलेशन मिलता है 2/3 का। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जब होता है तो उस केस में यह रिलेशन इनमें मिलता है। नेक्स्ट है इन टेलर्स फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन गैंग बॉस। टेलर का जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें 8 इन्होंने फंक्शनल हेड्स बताए हैं। तो गैंग बॉस जो होता है वो क्या करते हैं, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सेटअप टूल्स एंड मशीन्स। ये टूल और मशीन को सेटअप करने का काम गैंग बॉस का होता है, सेटअप प्रोवाइड कराने का काम। नेक्स्ट है द डेट इक्विटी रेशियो इज ए टेस्ट ऑफ। डेट इक्विटी रेशियो किस टाइप का टेस्ट होता है, परीक्षण होता है। तो इसका सही जवाब है सोलवेंसी। सोलवेंसी रेशियो होता है डेट इक्विटी रेशियो। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज। इनमें से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का फॉर्मूला बताना है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, फैक्ट्री कॉस्ट में अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जोड़ देते हैं और ऑफिस ओवरहेड जोड़ देते हैं, ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों ओवरहेड अगर हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में फैक्ट्री कॉस्ट में जोड़ दें तो ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाता है। 20 का सही जवाब है। नेक्स्ट है आफ्टर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर द बैलेंस ऑफ सिंकिंग फंड। डिबेंचर जब रिडीम कर दिए जाए और सिंकिंग फंड में कोई बैलेंस बच जाए तो उसको ट्रांसफर करते हैं कहां पे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, इसको जनरल लेजर में ट्रांसफर कर देते हैं, क्योंकि जो सिंकिंग फंड है ये रेवेन्यू प्रॉफिट से बनाया जाता है। रेवेन्यू प्रॉफिट्स होते हैं शेयर होल्डर्स के, तो हमने काम चलाने के लिए सिंकिंग फंड बना के डिवेंचर्स के लिए पैसा रख लिया। डिवेंचर्स की जब पेमेंट हो गई तो इस फंड पे अधिकार शेयर होल्डर्स का ही होता है, और इसलिए ये इक्विटी का हिस्सा बन जाता है। इक्विटी का हिस्सा बनने के लिए जनरल लेजर में ही ट्रांसफर हो जाता है। नेक्स्ट है अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961 इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन डिपेंड्स ऑन। टैक्स इंसिडेंस डिपेंड करता है किस पे, तो भारत में जो टैक्स लगाया जाता है वो डिपेंड करता है रेजिडेंशियल स्टेटस के आधार पे। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, रेजिडेंशियल स्टेटस। और रेजिडेंशियल स्टेटस तय होता है कि कोई व्यक्ति भारत में कितने दिन रह रहा है इसके आधार पे। अंडर टाइम सीरीज एनालिसिस रेगुलर एंड पीरियोडिक मूवमेंट नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर इज कॉल्ड। टाइम सीरीज एनालिसिस के केस में रेगुलर और पीरियोडिक मूवमेंट जो कि 1 साल से ज्यादा का ना हो उसको क्या कहते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, इसको कहते हैं सीजनल वेरिएशन। तो ये थे पूरे क्वेश्चंस इस पेपर के। इनके बारे में आपके कोई कमेंट हैं, आपके कोई व्यूज हैं तो आप उनको कमेंट के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।